भारतीय पुरुष समाज का एक दोहरा चेहरा को ये कहानी प्रस्तुत करेगी। एक और जहां हम देखते हैं कि रजिया सुल्ताना ने अपने पिता के मृत्यु के बाद किस तरह साम्राज्य को अच्छी तरह से संचालित किया, अपने भाई से ज्यादा अच्छा से राज्य को चलाया, पर लोग उसके इस काबिलियत को न देखकर लोग उसके इस बारे में बात करते हैं आज भी कि रजिया सुल्ताना का प्रेम किसके साथ था। यह पुरुषों के समाज की दोगली चरित्र ही है, दोगला चरित्र ही है। अगर पुरुष 4 शादी करे, 1000 औरतों को रखे तो कोई दिक्कत नहीं, यदि एक महिला किसी से प्रेम कर लेती है तो उसके हाथ लगता है बदनामी, चाहे वो कितना भी कुशल क्यों ना हो। आज बात करते हैं रजिया सुल्ताना की। वही रजिया सुल्ताना जिनके पिताजी का नाम क्या था हम लोग के, इल्तुतमिश। क्या थे हम लोग के, इल्तुतमिश। ये रजिया सुल्ताना जो थी हमारी इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश के देखो 2 संतानों के बारे में वर्णन मिलता है, जिसके बारे में हम पिछला बार एक पढ़ाए थे, ये ना रुकनुद्दीन फिरोज। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था इनके बारे में, रुकनुद्दीन फिरोज, और एक है आपको रजिया सुल्ताना। ठीक है, तो अब कहानी शुरू करते हैं हम लोग रजिया सुल्ताना के बारे में। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बैक जाते हैं और इल्तुतमिश किसके गुलाम थे ये बताइए हमको। गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बेटी का नाम था रजिया सुल्ताना। तो एक तरह से जानते हैं तो जो हमारी रजिया सुल्ताना है, डिटेल समझिए क्लास को, इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना हम आपको बताएंगे। है देखिए रजिया सुल्ताना से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब तक डिटेल नहीं समझोगे तो फिर पढ़ने कोई फायदा नहीं। ये हो गई हमारी रजिया, ये हो गई हमारी रजिया। रजिया के पिता का नाम है हम लोग का इल्तुतमिश। घूम कहां जा रहे हो भाई तुम। इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश किसके गुलाम थे हम लोग के, तो इल्तुतमिश गुलाम थे हम लोग किसके, ऐबक के, ऐबक के। और जानते हैं कि ऐबक के दामाद थे इल्तुतमिश। ऐबक अपने बेटी का शादी किससे कर देते हैं, तो ऐबक अपनी बेटी का शादी किससे कर देते हैं। ठीक है, तो बात मात्र जब रजिया 6 साल की थी तब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु एक युद्ध में हो जाती है। नहीं, ये घोड़ा से गिर के हो जाती है, जो हम लोग पढ़े थे। नहीं, उनकी नहीं, उनकी नहीं। हाँ, ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हो जाती है लाहौर में, जो कि उनकी राजधानी थी। बताया था मैंने कि ऐबक बुर्बक था, घोड़ा से गिर के मर गया। ठीक था वो, ठीक है। क्योंकि देखो कभी कभी बोल रहे पढ़ाते पढ़ाते दिमाग जब बहुत पढ़ोगे तो कभी कभी चल जाता है कहीं और तो नहीं जा रहे गड़बड़ ना। तो ऐबक की मृत्यु हो जाती है मात्र, तो ये रजिया 6 साल की थी। और ऐबक जब थे हमारे तब तक वो क्या कहते, इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बनाए थे, बदायूं का गवर्नर बनाए थे। ये सब चीज भले एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन समझिए, बदायूं गवर्नर बनाए थे। अब जैसे ही मृत्यु होती है किसकी, ऐबक की, है ना, रजिया सुल्ताना और उनके माँ को पता चलता है। मैंने रजिया सुल्ताना की माँ क्या थी, हम लोग की ऐबक की बेटी थी। ठीक है, ऐबक कौन थे, रजिया सुल्ताना के नाना जी थे। ठीक है, तब क्या होता है कि इल्तुतमिश जाते हैं, ठीक है, और अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को मात्र 6 साल की उम्र में ये कह के जाते हैं कि बेटी चिंता मत करो, मैं लौट कर आऊंगा, वहां पर जो अस्थिरता पैदा हुई है मैं उसको संभालूंगा, तब तक तुम अपनी माँ को ध्यान देना। उनका एक बेटा होने के बावजूद भी वो अपने क्या करती थी, बेटी पर ज्यादा भरोसा करते थे। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग को स्थापित करते हैं। पहले भी हम लोग पढ़े थे कि भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया, तो इल्तुतमिश को कहा गया है।
ये मैंने कल पढ़ाया था आपको। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे। अब उसके बाद ये अपने राज्य को आगे बढ़ाते और जहां भी ये युद्ध में जाते थे, है ना, तो ये रजिया को बागडोर संभाल देख के जाते थे, क्योंकि इनको अपने जिस बेटा का नाम क्या था हम लोग का, है ना, रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि उनका बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज से ज्यादा भरोसा उनको अपनी बेटी रजिया सुल्ताना पर था। तो आप लोग के दिमाग में आएगा कि क्या सर रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्ताना अपना एकदम भाई बहन एक माँ का बेटा बेटी था? तो नहीं, रुकनुद्दीन फिरोज जो था उसकी माता का नाम मिलता है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान उनकी माता का नाम देखने को हम लोग को मिलता है। अरे समझ में? तो शाह तुर्कान थी इनकी माता, और ये काफी ज्यादा रजिया सुल्ताना से जलती थी। बेटियों की खासियत होती है, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो वो अपना पकड़ बना के रखती है। तो रजिया सुल्ताना को अपॉर्चुनिटी मिलता है बढ़ने का लाइफ में, बाप उस पर भरोसा करते हैं, ठीक है, और राज्य का उसको संभालने को देते हैं। रजिया सुल्ताना इस बात पर क्या होती है, पूरी तरह से खरा उतरती है। एक बार जब आता है बात सामने, अब जब इल्तुतमिश बूढ़े होने लगते हैं तो बात यह आता है कि भाई राज्य का बागडोर किसे दिया जाए। सामने क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस्लाम धर्म में अगर देखा जाए तो कट्टरवाद पहले भी काफी हावी था, अभी भी तो है, ये ऐसा नहीं कर सकती नहीं है, पहले तो और ज्यादा हावी था। तुर्क तो चाहते नहीं थे, जो चालीसा वाले थे तुर्क, कि कभी भी कोई महिला उनकी शासक बने। पुरुष कभी भी ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई महिला उन पर शासन करे। लेकिन इल्तुतमिश देखता है कि यदि हम अपने बेटा को राजा बनाते हैं, ठीक है, बेटा को राजा बनाते हैं, जिसका नाम क्या था, रुकनुद्दीन फिरोज को अगर राजा बनाते तो पूरा अय्याश किस्म का व्यक्ति है, केवल ऐसो आराम में रहने की कोशिश करता है। वो जो भी राज्य है उसको क्या करेगा, वो बर्बाद कर देगा। कहानी समझ में आ रहा है? बाद में हम उसको पॉइंट्स देख के फिर पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। पूरा राज्य को वो बर्बाद कर देगा। तो वो मरते समय ये सोचते हैं कि नहीं, रुकनुद्दीन फिरोज को हाथ में नहीं देना है, बागडोर किसको दिया जाए, रजिया सुल्ताना को। तो अपने जीते जी अंतिम क्षणों में क्या करते हैं कि हमारे इल्तुतमिश महोदय अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को राज्य सौंप के जाते हैं। जैसे ही एक महिला राजा बनती है, चारों ओर खलबली मच जाता है। पुरुष समुदाय इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि कोई महिला उनके ऊपर शासन करे। ये पुरुषों की एक घिनौनी मानसिकता उस समय भी देखने को हम लोग को मिलती है। आ रहा समझ में? आगे बढ़े इसमें। अब क्या होता है कि ये जब राजा बनती है, ये रजिया सुल्ताना, ये बोलते हैं कि मुझे सुल्ताना मत बोलो, है ना, मैं सुल्ताना नहीं, मुझे सुल्तान शब्द से संबोधित करो, ठीक है, क्योंकि मैं किसी की सुल्ताना नहीं हूं, मैं खुद शासिका हूं, ठीक है। तो वो पहला काम तो अपने आप को सुल्तान कहलावाती हैं। दूसरा, अचकन टोपी पहन के जाती है। अचकन जो पुरुषों की तरह घाघरा टाइप का होता था, मुसलमान लोग पहनते थे अचकन, है ना, और खुला बने के बिना सर इस तरह से ढके हुए, बिना हिजाब, ठीक है, कि वो जाती थी, तलवार लेके जाती थी, तब पुरुषों की तरफ बैठती थी, पैर मोड़ के पीछे की तरफ बैठती थी। इस्लाम में आज भी इस चीज की रियायत नहीं है कि औरतें इस तरह पैर मोड़ के बैठे। उस तरह की उस समय की तो बात ही छोड़, जो 12वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। इस बात का जब वो अपना मुंह खोल के बैठती थी, पुरुषों को आदेश देती थी, ठीक है, ये बात बाकी जो तुर्क चालीसा था, जिस चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने किया था, उस चालीसा को ये बात गवारा नहीं बैठता है, वो करने लगता है विरोध। और विरोध के पीछे एक और कारण था, विरोध के पीछे एक और कारण था कि इनका विरोध और तेजी से क्यों होता है। तो यहाँ पर हम शुरू में ही बताए हैं, अपने क्लास के शुरुआत में ही बताए हैं कि पुरुषों की दोगली मानसिकता यहाँ पर देखी जाती है। रजिया सुल्ताना को जब ये ट्रेनिंग ले रही थी, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था इसका नाम तो देखो याकूत था, इसका नाम याकूत था, ठीक है। याकूत से इनको प्रेम था रजिया सुल्ताना को। ये इनको घोड़ा सिखाता था, घोड़ा पर चढ़ाता था पकड़ के, है ना, याकूत से प्रेम था। और जब बाकी जब तुर्क लोग जाता है तो तुर्कवा क्या सोचता है, पुरुष की एक बहुत गंदी मानसिकता होती है,
चाहता है कि जो सामने है वो मेरा हो, चाहे वो वस्तु या फिर महिला हो। ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि वो कहीं और जाए, भले उससे कोई रिलेशन हो या ना हो। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि तुर्कों को पहले लगता है क्या कि भाई 40 उम्र से कौन ना कौन तैबे करेगी, आ जाएगी तो सीधे हम ही लोग राजा बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। तुर्क क्या करते हैं, जब तुर्कों को पता चलता है कि इसका प्रेम याकूब के साथ है, तो तुर्क क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। तुर्क क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि तुर्क इसका विरोध करना शुरू करते हैं, और विरोध करके तुर्क इसके भाई को बैठा देते हैं गद्दी पे, जिस भाई का नाम था हम लोग का रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, अब क्या होता है, अमीरों ने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया अमीर, जिसको हम लोग तुर्क बोल रहे हैं, चालीसा बोल रहे हैं, ये लोग था, है ना। रुकनुद्दीन फिरोज शासन के बाद, जब रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनता है, महिला को लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, पुरुष कितना भी घटिया क्यों ना हो। लोग बोलते हैं ना हम लोग घर में बेटा है ना, घी के लड्डू टेढ़ा भला, तो टेढ़ा था ही, महा घटिया, महा अय्यास, महा दारूबाज। लेकिन इस्लाम के नजर में वो सही था क्योंकि पुरुष था। और रजिया इसलिए गलत थी सब सही होने के बावजूद भी कि वो एक महिला थी। रजिया के सभी कार्यों पर पर्दा डाल दिया गया, बस गलती उसकी यही थी, इतिहास में देखने को बस एक ही गलती मिलती है कि वो महिला थी, बाकी कोई गलती नहीं थी रजिया के साथ। ठीक है, तो रजिया जब ये रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनता है, तो इसको तो आराम का शासन बन गया, आराम से वो बन गया, लोग इसको सपोर्ट कर दिए, लेकिन इसको शासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसका बस दिमाग चलता था शो ऑफ करने में, ठीक है, और अय्यासी करने में, महिलाओं के साथ संबंध बनाने में, दारू पीने में, नाच देखने में, बस इसको मजा आता है। जब ये शासक बना था रुकनुद्दीन फिरोज, तो शासन की बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में था, जिनके बारे में हम आपको बताए हैं। अतः शाह तुर्कान रजिया सुल्ताना को एक फूटी कौड़ी भी आंख से देखना नहीं चाहती थी, एक फूटी आंख भी देखना नहीं चाहती थी। वो उसको जेल में डाल देती है, रजिया सुल्ताना को। बाप तो मर गया है, माँ का से आया है ना, क्या करती है, उसको जेल में डाल देती है। रजिया सुल्ताना को बहुत दिनों तक जेल में रखा जाता है, यातना दी जाती है, खाना सही से नहीं दिया जाता है। कैसे कैसे बाकी जो लोग रजिया सुल्ताना को सपोर्ट करते, रजिया सुल्ताना छूट जाती है बीच में, है ना, और छूट के लाल किला के पास, नहीं, जामा मस्जिद के पास पहुंचती है। शुक्रवार का दिन था, लाल अचकन ओढ़े पहने हुए, जो कि क्रांति का प्रतीक है, वहां पहुंच के लोग जो कर रहे थे, आपको इसको शुक्रवार को नमाज अदा कर रहे थे, जुम्मा का नमाज अदा कर रहे थे, वहां पे ही जाती हैं और लोगों से मदद मांगती हैं कि आप लोग देखिए कितने कष्ट में है। जब तक मैं था, मेरी गलती बस ये थी कि मैं एक महिला थी, जब तक मैं शासन में थी आपको मैंने कोई दिक्कत होने नहीं दिया, कोई कर बढ़ने नहीं दिया, किसी और बहू बेटी को कोई परेशानी नहीं हुआ, सिर्फ आप इसलिए मेरा विरोध आप लोगों ने किया क्योंकि मैं क्या थी, एक महिला थी। ठीक है, जब ये बात लोगों ने सुना कि तो भाई बात सही है, कह रही है कि भाई शाह तुर्कान तो एकदम खत्म है ना, रुकनुद्दीन फिरोज तो एकदम खत्म है, और माई शाह तुर्कान और खत्म है, तो ओकरा से बढ़िया है कि चलो एक महिला का शासन हम लोग देख लेते हैं फिर से। ठीक है, तो रजिया सुल्ताना क्या करती हैं कि लोगों के मदद से जन विद्रोह करा देती है राज्य में, और अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज कहीं देता है कि मार दिया, कहीं देता है बंदी बना दिया, उससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है। रुकनुद्दीन फिरोज क्या करती है, ये मरवा देती है, बंदी बना दिया, मरवा, क्योंकि ये बहुत इनको याद ना देता, बहुत प्रॉब्लम किया था। ठीक है, यहाँ पर लिखे भी हैं कि शाह तुर्कान के अत्याचारों का परिणाम ये होगा, चारों ओर विद्रोह फैल गया। ये कल हम आपको पढ़ाए भी थे, और आज की भी वीडियो में एक पढ़ा दे रहे आपको, है ना। रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा, जो कि हम आपको बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले ही। ठीक है, अब चलते हैं रजिया सुल्ताना से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में। अब रजिया सुल्ताना से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में और हम देखते हैं कि क्या रजिया सुल्ताना जब दोबारा राजा बनती है तो क्या इनका जीवन अस्थिर था, कैसे इनको धोखा देके फिर मारा जाता है। ठीक है, चले। रजिया को 1236 ईस्वी में
जनता तथा अमीरों द्वारा फिर से गद्दी पर बैठाया गया, जनता सपोर्ट करता है, ठीक है। और रजिया पर्दा प्रथा को त्याग कर, ठीक है, पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कोट एवं टोपी पहनकर खुले मुंह दरबार जाती थी। हम पता दिए इसके बारे में पहले ही कहानी में, क्वेश्चंस देखिए कहाँ से आ रहे हैं। रजिया ने याकूत को अमीरे आखुर बनाया, ये क्वेश्चन भी आई है। रजिया ने किसे, है ना, अमीरे आखुर बनाया, तो अमीरे आखुर नियुक्त किया था, याकूत को अमीरे आखुर नियुक्त किया था। कोई दिक्कत? अगर देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है आपका। यह याकूत जो कि घोड़ा पर चढ़ाता था, याकूत एक छोटी जाति का था, इसलिए भी लोग क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। रजिया ने अल्तुनिया को तबर सिंह माने भटिंडा का अख्तादार नियुक्त किया। यह बाद में अल्तुनिया, यही फिर बाद में इसे जब ये मारा जाता है, पहला बार जब रजिया सुल्ताना कैद होती है, पहला बार जब कैद होती है, इनका भाई इनको जेल में डालता है, तो सबसे पहले इसी को मारता है, याकूत को मारता है, क्योंकि याकूत बेवफादार था। याकूत कसौं न कसौं रजिया को बचा लेता, तो सबसे पहला काम करता है याकूत को ठिकाना लगाने का। याकूत मर जाता है और ये जेल में रहते हैं। सोचो कितना ये पीड़ा में होगी उस समय, ठीक है। और रजिया अल्तुनिया को क्या करती है कि भटिंडा का अख्तादार नियुक्त करती है। अल्तुनिया भी एक कैरेक्टर है जो बाद में रजिया से जुड़ेगा बढ़िया से, वो बाद में और भी लोग क्या करता है, नियुक्त करती है। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। अब क्या होता है कि जब दोबारा रजिया शासिका बनती है तो विद्रोह फिर फैल जाता है। दोबारा जब शासिका बनती है तो तुर्क जो सरदार थे वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। ये जाती है अपना हेल्प मांगने के अल्तुनिया के पास, कि अल्तुनिया हेल्प करो मेरा, हम फंस चुके हैं, मेरा शासन चला जाएगा। तो अल्तुनिया कहता है कि मेरे से शादी कर लो। तो शुरू में ही बोला ना कि पुरुष सामने बैठी हर एक चीज हो, या वस्तु या स्त्री हो, चाहता है वो मेरी हो। तो यही चीज इसके सामने था, वो बोलता है कि तुम मेरे से शादी कर लो। लेकिन अल्तुनिया से शादी करने के बाद भी रजिया को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, आगे तो रजिया मारा जाएगी। और बहराम शाह ने कैथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं की ना द्वारा रजिया की हत्या करवा देता है, और इस तरह रजिया सुल्ताना का जो लाइफ था वो खत्म हो जाता है। तो रजिया सुल्ताना से जुड़ा हुआ ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन आपको पूछता है रजिया सुल्ताना से जुड़ा हुआ। एक क्वेश्चन जिसमें प्रमुख था हम लोग का कि पहली मुस्लिम शासिका ये किसकी बेटी थी, ये पूछेगा आपको। अमीर आखुर किसको नियुक्त किया था, और ठीक है, और किसको भटिंडा का अख्तादार नियुक्त किया था, ये पूछा है क्वेश्चन, है ना, जिसका नाम था अल्तुनिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बस इसे रजिया सुल्ताना के द्वारा आपसे पूछा जाएगा। कहानी तो बहुत बड़ा है, लेकिन रजिया सुल्ताना से जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्जाम में इतने पूछेंगे, इससे बायोंड क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएगा, ठीक है। अब रजिया सुल्ताना मर जाती है, उसके बाद क्या होता है, सब फिर से अस्थिर हो जाता है। अब फिर कोई ना कोई गुलाम को फिर आगे बढ़ाया जाएगा शासन करने के लिए, ठीक है। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं, रजिया सुल्ताना में इतना ही।